नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए 45 डेज तक लगातार हम क्लासेस करने वाले हैं। टारगेट ग्रुप डी क्लास नंबर 9 है। जीके करंट अफेयर्स, देखिए जीके और करंट अफेयर्स मिला के 20 नंबर आने वाले, इसलिए मैं करंट अफेयर्स बीच में डाल दिया कर रहा हूँ, ठीक है। और पूरा करंट अफेयर्स मैं कराऊंगा आपका रेलवे एग्जाम से पहले, और हर वीडियो में एक मंथ का 2020 से शुरू करके, यानी कि जनवरी 2020 का एक वीडियो में, फरवरी, ये मैं कराऊंगा पूरा कंप्लीट। इसके लिए आश्वस्त रहिए। पीपीटी बन चुकी है इसलिए मैं बोल रहा हूं, आश्वस्त रहिए, ठीक। और टारगेट ग्रुप डी क्लास नंबर 9 है, और इसमें हम 50 क्वेश्चन आज हम करेंगे, 40 नहीं आज 50 करेंगे। और सारे क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स मिक्स टाइप के हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं उससे इस क्लास को। उससे पहले चाहेंगे अनअकैडमी पे आपके 10 नवंबर से कुछ नए बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं एसएससी एग्जाम्स को लेकर, जिनको आप एनरोल कर सकते हो, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें फाउंडेशन बैच है एसएससी सीपीओ एग्जाम के लिए, अग्नि बैच है प्रतियोगिता मंत्रा के द्वारा 15 नवंबर से स्टार्ट किया जा रहा है। इसके अलावा टीम ऑल स्टार्स बैच है सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम 2021-22 के लिए 10 नवंबर से। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के लिए सफलता बैच है, ये भी 10 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। लक्ष्य बैच है सीपीओ एग्जाम के लिए, और सीटी एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र बैच है, ठीक। और एक जीएस के लिए 10 नवंबर से एक कंप्लीट बैच स्टार्ट किया जाए, जिसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स सब कुछ कवर कराया जाएगा। इसके अलावा अनअकैडमी के ऐप पे कुछ नए फीचर ऐड किए गए हैं, जिसमें आस्क डाउट फीचर है। आप बुक से कोई मैथ लगा रहे हो, जीके लगा रहे हो, आपको कोई डाउट होता है तो ऐप पे ही आप डाउट एंड सॉल्यूशन फीचर पे जाके इसको देख सकते हैं, ठीक। इसके अलावा अभी ऑफर चल रहा है, एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेने पे 4 मंथ का एक्स्ट्रा मिलेगा, 1 ईयर का लेने पे, 2 ईयर का लेते हैं तो 8 मंथ का एडिशनल मिलने वाला है, ठीक। इसके अलावा बात करें रेज हैंड का फीचर एप्लीकेशन पे मिल जाता है प्लस वालों के लिए। आप लाइव क्लास के दौरान ही अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, अपने एडुकेटर से पूछ के एकदम बात करके, ठीक। और एसएससी कॉम्बैट जो एवरी संडे होता है, इस संडे भी होगा, कल भी हुआ था, ठीक। इसमें आपको कुछ नहीं करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया एसएससी कॉम्बैक्ट का, उसमें गुरु टिप्स कोड डाल के एनरोल कर लेना। संडे को, नेक्स्ट संडे जब भी होगा, इसमें आपको एक टेस्ट देना है। अगर जो आप अच्छा स्कोर करते हो तो आपको मिलेगा स्कॉलरशिप जीतने का मौका, साथ में अनअकैडमी का फ्री सब्सक्रिप्शन, ठीक। इसके अलावा कोई भी सब्सक्रिप्शन बाय करिए, गुरु टिप्स कोड यूज करिए, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट पाइए, ठीक। चलिए शुरू करते हैं भैया आज के क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? Where is the largest store of thorium? ठीक, पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है यूएसए, थर्ड है भारत, फोर्थ है फ्रांस। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो थोरियम के सबसे बड़ा भंडार की बात करें उससे पहले थोरियम को डिनोट करते हैं टीएस से, ठीक। इसकी परमाणु संख्या एक बार एग्जाम में पूछा गया था एसएससी में कि थोरियम का परमाणु संख्या क्या होती है, तो याद रखिएगा 90 होती है। आवर्त सारणी के एक्टिनाइड श्रेणी के का प्रथम तत्व होता है थोरियम। आवर्त सारणी के एक्टिनाइड श्रेणी की बात करें, इसका प्रथम तत्व आपका थोरियम होता है, परमाणु संख्या 90 होती है। तो इसमें सबसे बड़ा भंडार की बात करें तो ये आपके अपने प्यारे देश भारत में पाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा। सेकंड नंबर किसका? यूएसए का, सेकंड नंबर यूएसए का। तो भारत में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। यूनेस्को का मुख्यालय, तो ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछता है तो यूनेस्को में यूएन का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन। यूएन का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन, ई से हो गया एजुकेशन, एजुकेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, सी से हो गया साइंटिफिक, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। हेडक्वार्टर आपसे पूछा है तो ये हो जाएगा फ्रांस पेरिस में। कहां पे है? फ्रांस पेरिस में, फ्रांस पेरिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगर जो मैं यूएन की बात करूं, सिर्फ यूनाइटेड नेशन की, इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो ये है आपका न्यूयॉर्क में, ये है आपका न्यूयॉर्क में, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। मिनी ताजमहल किसे कहा जाता है? मिनी ताजमहल, विच इज कॉल्ड मिनी ताजमहल। मिनी ताजमहल किसे कहा जाता भैया? तो मिनी ताजमहल की बात करें, जो बीबी का मकबरा है, बीबी का मकबरा, इसे मिनी ताजमहल बोला जाता है। अब क्वेश्चन बन सकता है ये स्थित कहां पे है? तो औरंगाबाद, औरंगाबाद कहां पड़ेगा? महाराष्ट्र में, यानी कि बीबी का मकबरा को सेकंड ताजमहल बोलते हैं, और ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक। इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण किसने करवाया था? आजम शाह ने, ठीक, आजम शाह ने निर्माण करवाया था, ठीक। और बीबी का मकबरा को एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं दक्कन का मकबरा, दक्कन का ताजमहल बोलते हैं,
दक्कन का ताजमहल या दक्कन का मकबरा। वैसे दक्कन का ताजमहल एक बार आया है, इस किसको बोलते हैं, मकबरा, बीबी का मकबरा को ही दक्कन का ताजमहल बोलते हैं। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। निर्माण किसने करवाया था, आजम शाह ने। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है, कहां से लिया गया है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया। आनंद मठ किसके द्वारा रचित है भाई, आनंद मठ ये रचित है बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ से लिया गया है। एक क्वेश्चन आता है भाई, हमारा जो राष्ट्रीय गीत है उसको गाने में समय कितना लगता है, तो राष्ट्रीय जो गान है जनगण मन उसको गाने में 52 सेकंड लगते हैं, और राष्ट्रीय जो गीत है आपका वंदे मातरम इसको गाने में 65 सेकंड लगते हैं समय। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, विच स्टेट ऑफ इंडिया रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल, मेघालय, राजस्थान, उत्तराखंड या केरला। आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा कितना आप कर रहे हो। ठीक है, और आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ये गलत बात है। ठीक है, तो जो भी लोग देख रहे हो देख लो, सब्सक्राइब कर लो, नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, और कम से कम एक बच्चा तो 5 लोगों तक शेयर कर ही सकता है। इतना मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं ना, तो आप इतना तो कर ही सकते हो। ठीक, चलिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स अच्छे अच्छे करिएगा, कैसा लगा क्लास, आपने 50 में कितने किए। ठीक, तो मेघालय की बात करें, इस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है। सबसे कम की बात करें, सबसे कम वर्षा कहां होती है, तो याद रखना राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है, मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है, और देश में सबसे कम वर्षा होती है लेह लद्दाख। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है, तो ये कौन है भाई, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी, इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। ठीक, इनको नोबेल प्राइज मिला था पीस के लिए। ठीक, पीस यानी कि शांति का नोबेल प्राइज मिल चुका है कैलाश सत्यार्थी को। ठीक, कब मिला था, 2040 यानी कि 2014 में कैलाश सत्यार्थी को पीस का नोबेल प्राइज मिल चुका है। कैलाश सत्यार्थी की बात करें, जो बचपन बचाओ आंदोलन है ये किससे प्रेरित है, ये बाल मजदूरी से प्रेरित है, बाल मजदूरी से प्रेरित है। ठीक, प्रेरित है। चलिए आगे चलें, इनको नोबेल मिला था पीस प्राइज का 2014 में कैलाश सत्यार्थी को, और बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी माने जाते हैं। कोल्ट ने किसका आविष्कार किया था, व्हाट वाज इन्वेंटेड बाय कोल्ट, ये आप सबको पता होना चाहिए। कोल्ट ने किसका आविष्कार किया था, रिवॉल्वर का, रिवॉल्वर का आविष्कार कोल्ट ने किया था। हेलीकॉप्टर आया है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था बिहार हेलीकॉप्टर। आपने सुना होगा कि एक लड़का है बिहार में हेलीकॉप्टर बना रहा है, तो उसका इंजन पता नहीं कह रहा सीक्रेट है इंजन है, पता नहीं उड़ेगा या नहीं, वो तो बात की बात है, लेकिन जिस हिसाब से उसका स्ट्रक्चर है ना, तो वो लग नहीं रहा कि उड़ेगा। ठीक है, चलो टीन से आप हेलीकॉप्टर नहीं बना सकते। ठीक, चलिए खैर वो तो अच्छी बात है कि जो बना रहा है, आई होप वो सक्सेसफुल हो जाए, बिहार हेलीकॉप्टर बनाए और उड़ाए और रोशन करे नाम बिहार का, जिस प्रकार से अभी भी लोग करते आ रहे हैं। ठीक, और हम बात करें हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था, लोगर सिकोर्स्काई, इन्होंने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था। ठीक, रडार का आविष्कार किया था रॉबर्ट वाटसन ने, रॉबर्ट वाटसन ने। ठीक, रडार का आविष्कार किया था। चलिए आगे चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर बात करें 8 की, 8 का हमारा, इनमें से कौन सा अंडमान निकोबार राज्य की राजधानी है, इनमें से कौन अंडमान निकोबार राज्य की राजधानी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार स्टेट, अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 9, इनमें से किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, सरदार सरोवर बांध। ठीक, तो ये नर्मदा जिला है, गुजरात में नर्मदा जिला। ठीक, नर्मदा जिला में एक जगह केवड़िया, ठीक, यहां पर बनाया गया है नर्मदा नदी पर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है, क्या क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हाँ रिपीट हो रहा है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। ठीक, तो वंदे मातरम गीत की बात करिए आनंद मठ से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह है, किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह है, इसका आंसर क्या होगा, देखो बृहस्पति है, शनि है, शुक्र है, मंगल है। ठीक, तो पहले हम पढ़ते थे कि भैया बृहस्पति ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह यहाँ पे 79 उपग्रह, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले शनि में आया था कि 82 सैटेलाइट या उपग्रह देखे गए हैं। ठीक, तो इसमें बृहस्पति शनि दोनों है, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसमें क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो बृहस्पति आप पढ़े हो 79, लेकिन अभी शनि हो गया है 82, तो मैं शनि को टिक करना चाहूंगा, शनि को सही करना चाहूंगा 82 उपग्रह के साथ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें,
भारत में कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? विच ट्राइब इज मोस्ट फाउंड इन इंडिया? भारत में कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? तो जनजाति की बात करें, सर्वाधिक गोंड पाई जाती है, गोंड। ठीक, गोंड ऑप्शन नंबर इसका। देखो गोंड और भील दोनों दिया है। रुको 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 रुको, हाँ ये थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं भैया। अभी कुछ टाइम पहले मैंने प्लस क्लास अनअकैडमी पे ले रहा था, तो उसमें मैंने ट्राइब का पूरा टॉपिक पढ़ाया था ज्योग्राफी में, तो उसमें निकल के आया था कि गोंड जनजाति पहले थी। हाँ, वर्तमान में बात करें, वर्तमान में भील जनजाति। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको कि एग्जामिनर कौन सही करना चाहेंगे, लेकिन वर्तमान के हिसाब से भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक, चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो कौन सा है भाई? ये है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहले नंबर पे कौन सा? एशिया। पहले नंबर पे एशिया, दूसरे पे कौन है भाई? दूसरे पे अफ्रीका हो गया। अफ्रीका के बाद तीसरे पे आपका उत्तरी अमेरिका आ जाता है। उत्तरी अमेरिका के बाद चौथे पे कौन आएगा? चौथे पे आपका दक्षिणी अमेरिका आ जाएगा। उत्तरी आया तो हम दक्षिणी भी कहेंगे, दक्षिणी काहे पीछे रहेगा। उसके बाद आपका अंटार्कटिका आ जाता है, अंटार्कटिका। ठीक, अंटार्कटिका। उसके बाद आपका आता है यूरोप महाद्वीप, और उसके बाद लास्ट में आता है आपका टोटल ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऑस्ट्रेलिया पूरा देश भी पूरा महाद्वीप है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 महाद्वीप हैं, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, और विश्व का दूसरा महाद्वीप कौन सा? अफ्रीका। ये चार्ट याद रखोगे, विश्व का चौथा भी पूछेगा तब भी आप बता दोगे विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है दक्षिण अफ्रीका। ठीक, दक्षिण अमेरिका। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 14। क्या भाई 14 है आपका, कहां गया? सार्क का मुख्यालय कहां है? सार्क SAARC, सार्क। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना जरूरी है। सार्क का मुख्यालय वैसे बात करें काठमांडू नेपाल में, काठमांडू नेपाल। ठीक, सार्क का फुल फॉर्म होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक, ये इसका पूरा नाम होता है। ठीक, अब इसमें सदस्य कौन कौन से देश हैं? सदस्य देश की बात करें तो इसमें आपका भारत है। हाँ, भारत है। आपका पड़ोसी देश प्यारा नेरा पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी है। बांग्लादेश भी है। ठीक, इसके अलावा श्रीलंका है। अब नेपाल को मत भूल जाना भाई, नेपाल में हेडक्वार्टर है तो नेपाल भी होगा। ठीक, नेपाल भी है, भूटान भी है और मालदीव। ये टोटल इसके सार्क के अंदर आते हैं। ठीक, तो इसका हेडक्वार्टर आपका काठमांडू नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या होती है? त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या होती है? इसको बोलते हैं एपिडर्मिस यानी ऑप्शन नंबर ए। 16 की बात करें, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनवाया था। किसने? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। ठीक, वंश के शासकों ने बनवाया था। ठीक, तो यहाँ पे बात करें, ये आपका मध्य प्रदेश में है, सॉरी महाराष्ट्र में। एलोरा है ना, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 17 की बात करें, सबसे बड़ा टापू कौन सा है? इज द लार्जेस्ट आइसलैंड। तो सबसे बड़ा टापू है आपका ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर ए। 18 की बात करें, भारत में लिग्नाइट का खनन कहाँ होता है? वेयर इज द लिग्नाइट माइंड इन इंडिया? तो लिग्नाइट का खनन होता है नवेली की बात करें, ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु। 19 की बात करें, 19 क्या भाई? काबुल में किसका मकबरा स्थित है? Whose tomb is located in काबुल? तो काबुल में बाबर का मकबरा स्थित है। इंडिया में बाबर को विलन आप समझते हो, लेकिन काबुल में, अफगानिस्तान में जाओगे तो बाबर की बड़ी बड़ी मूर्ति आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, काबुल में बाबर का मकबरा स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। वहां पे इसे नेशनल हीरो के नाम से जानते हैं। ठीक, 20 की बात करें, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? वेयर इज द टॉम्ब लोकेटेड अकबर? तो ये है आपका सिकंदरा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 21 की बात करें, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? जिंदा पीर की बात करें, हु इज द कॉल्ड जिंदा पीर? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू कौन था? हु वाज द फर्स्ट एंड लास्ट हिंदू टू एक्सेप्ट दीन ए इलाही रिलीजन? तो पहला और हिंदी, देखो ये अकबर के द्वारा चलाया गया एक धर्म था दीन ए इलाही, और इसको पहला और अंतिम स्वीकार करने वाला बीरबल था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? सूर्य के ओर चारों ओर घूमने के लिए पृथ्वी को कौन सा बल जिम्मेदार, यानी कि जो भी ग्रह है, सूर्य है ना, उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसके लिए कौन सा बल कार्य करता? तो इसके लिए आपका गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी।
और 24 की बात करें, बजट को किस सूची में रखा गया है? ठीक, बजट आपका केंद्र सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, ये सारी सूचियां है ना, तो इसमें आपका जो बजट है इसको समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक, समवर्ती मतलब ये केंद्र का विषय है, राज्य का भी विषय है। ठीक, 25 की बात करें, भारत में सर्वाधिक दूसरी बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? दूसरी, तो भारत में दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा की बात करिए, आपका बांग्ला है, ऑप्शन नंबर सी। 26 की बात करें, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का तुलसी की बात करें, ये किसे कहा जाता है भाई? मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर सी। मैथिली शरण गुप्त की कुछ रचनाएं अगर जो याद करो आप, पंचवटी है, पंचवटी, एक तो आपका सिद्धराज है, सिद्धराज। ठीक, साकेत कई बार एग्जामों में पूछा गया किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। यशोधरा भी पूछा गया किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। विश्ववेदना, विश्ववेदना, ये रचनाएं आप याद रखना, ऐसे नहीं बता रहा हूं फर्जी। ठीक, इंपॉर्टेंट है। तो पंचवटी, सिद्धराज, साकेत, यशोधरा, विश्ववेदना, ये सारी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। 27 क्या भाई? 27 है, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक युग की मीरा। ठीक, तो आधुनिक युग की मीरा की बात करिए, महादेवी वर्मा को जाना था। महादेवी वर्मा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट है भाई। पद्म में आपको पद्म भूषण दिया जाता है, पद्म विभूषण दिया जाता है, इनको दोनों मिल चुका है, ज्ञानपीठ भी इनफैक्ट मिल चुका है। ठीक, तो 1956 में बात करें, इनको पद्म भूषण दिया गया, पद्म भूषण दिया गया 1956 में। सोचो 1956 में इनको पद्म भूषण दे दिया गया था। फिर 1982 आते आते इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान कर दिया गया। फिर 1988 आते आते इनको पद्म विभूषण दे दिया गया। हाँ, कितनी अच्छी बात है, पद्म विभूषण दे दिया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब इनकी रचनाएं भी पूछी जाती हैं। आपसे पूछा था रश्मि किसकी रचना है? रश्मि। आपसे पूछा था रश्मि किसकी रचना है? निहार किसकी रचना है? ठीक, सांध्य गीत किसकी रचना है? सांध्य गीत। इसके अलावा यामा तो पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। दीप गीत, दीप गीत। ठीक, अतीत के चलचित्र पूछा गया, अतीत के चलचित्र। ये सारी रचनाएं जो है ना, ये महादेवी वर्मा की हैं। किसकी? महादेवी वर्मा की। आधुनिक युग की मीरा को किस नाम से जानते हैं? महादेवी वर्मा के नाम से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर परियोजना की बात करें, ये नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी। 29 की बात करें, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेयर इज द मानस नेशनल पार्क लोकेटेड? बताइए, मानस नेशनल पार्क की बात करें, ये आपको आसाम में देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी आसाम। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन की बात करिए, पिंगाली वेंकैया ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, भारत के राष्ट्रीय गीत की गायन अवधि क्या है? गायन अवधि कितना समय लगता है राष्ट्रीय गीत का? 65 सेकंड, इसी क्लास में मैंने बताया था। 32 की बात करें, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कहाँ गाया था? तो सर्वप्रथम गाया गया था 1918। राष्ट्रीय गीत की बात करिए 1896 में, ये था कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अध्यक्षता इसकी किसने की थी? कलकत्ता अधिवेशन 1896 की अध्यक्षता की थी रहीमतुल्ला सयानी ने, रहीमतुल्ला सयानी। ठीक, तो यहाँ पे 1896 कलकत्ता, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में 3 शेर, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, अब कौन सा कैलेंडर दुनिया भर में सर्वमान्य है? अब कौन सा कैलेंडर दुनिया भर में सर्वमान्य है? तो याद रखिएगा आपका ग्रिगोरियन यानी ऑप्शन नंबर बी। 35 की बात करें, हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर की पहली तिथि ग्रिगोरियन कैलेंडर की किस तारीख के अनुरूप है? इसका आंसर क्या होगा? हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर की पहली तिथि ग्रिगोरियन कैलेंडर की किस तिथि के अनुरूप है? तो इसका आंसर होगा 22 मार्च 1957, ऑप्शन नंबर सी। 36 की बात करें, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? बाघ से पूर्व याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था, सिंह, ऑप्शन नंबर डी। स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रतिमा का डिजाइन किसने तैयार किया था? वो डिजाइन द स्टैचू ऑफ यूनिटी किसने तैयार किया था? ठीक, तो ये तैयार किया था स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रतिमा का डिजाइन राम सुतार, ऑप्शन नंबर सी, राम सुतार। 38 की बात करें, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने में कितना खर्चा आया था? कितना खर्चा आया था? हाउ मच डिड द इट कॉस्ट टू बिल्ड द स्टैचू ऑफ यूनिटी? तो ये आया था टोटल 2989 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 2989 करोड़। 39 की बात करें, हाल ही में फैजाबाद का नया नाम क्या रखा गया? तो ये आप सबको पता होगा, फैजाबाद का नाम रखा गया अयोध्या। 40 की बात करें, किस एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अटल पथ रख दिया गया? तो किस एक्सप्रेसवे की बात करें अटल पथ रख दिया गया? तो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक। 41 की बात करें, अटल नगर किसकी राजधानी है? अटल नगर, देखो नया रायपुर जो था उसका नाम चेंज करके अटल नगर कर दिया गया, तो अटल नगर ये आपकी छत्तीसगढ़ से एक हिसाब से राजधानी है, क्वेश्चन पूछेगा तो आप ध्यान रखना। 42 की बात करें, गोरखपुर एयरपोर्ट का नया नाम क्या रखा गया? व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ गोरखपुर एयरपोर्ट? तो इसका नाम रखा गया महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी। 43 की बात करें, अहमदाबाद का नया या प्रस्तावित नाम क्या होगा? तो अहमदाबाद का नया नाम प्रस्तावित नाम कर्णावती, ऑप्शन नंबर डी। 44 की बात करें, साबरमती घाट का नाम बदलकर क्या रखा गया? साबरमती घाट का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो ये रखा गया अटल घाट, ऑप्शन नंबर सी। 45 की बात करें, हाल ही में कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो कांडला बंदरगाह जो आपका, इसका नाम बदलकर रखा गया दीनदयाल बंदरगाह के नाम पे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, हजरतगंज चौराहा लखनऊ का नया नाम क्या रखा गया? तो हजरतगंज चौराहा जो लखनऊ है उसका नाम रखा गया अटल चौक, अटल चौक यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 47 की बात करें, हाल ही में व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया? व्हीलर द्वीप का नाम रखा गया एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, गुड़गांव का नाम बदलकर क्या रखा गया? ये भी आपको पता होगा, गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप सब इसमें से जो भी क्वेश्चंस है 25 प्लस तो आसानी से दे दोगे, ठीक, 50 में। और अगर जो पढ़े लिखे अच्छे से पढ़े वो सारी चीजें, तो 40 प्लस आपको करना चाहिए। कमेंट करके बताना आपने कितने क्वेश्चन सही किए। 39 की बात करें, 49 की बात करें, हाल ही में मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम, तो मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम पर रखा गया। और 50 क्वेश्चन की बात करें, लास्ट क्वेश्चन है, गुड़ी पड़वा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो गुड़ी पड़वा की बात करें, ये नया साल होता है, जो नया साल वर्ष मराठा समुदाय के लिए जो होता है उसमें मनाया जाता है। तो 2021 के लिए हम ये 25 मार्च को मनाया गया, 25 मार्च को, ये महाराष्ट्र के लिए होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, तो ये थी आज के क्लास के 50 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। यार आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लोग क्लास को शेयर करो जितना हो सके, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप पे, और कमेंट्स नहीं करते हो, कमेंट्स भी नहीं करते हो तो अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दिया करो, और इन्हीं सब बातों के साथ क्लास को लाइक करो। और जिन लोगों को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, यार पैसे थोड़े से कम पड़ रहे हैं तो भी मुझे बताओ, सब्सक्रिप्शन लेना है आपको, सीरियस हो कि मुझे पढ़ना है, एसएससी का एग्जाम निकालना है, सब्सक्रिप्शन लेना ही लेना है, तो आप मुझे बताओ एक बार, ठीक, कमेंट्स करके बता सकते हो, मैं रिप्लाई दूंगा कि सर इतने ही पैसे हो रहे हैं, 1 ईयर का लेना है, 2 ईयर का लेना है, तो मैं उसमें कुछ सपोर्ट कर दूंगा, हेल्प कर दूंगा। ठीक, बाकी पढ़ते रहो, मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।